समझने वाले हैं AWS का, इसे कहते हैं लोड बैलेंसर, हाई अवेलेबिलिटी या स्केलेबिलिटी। तो इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं, प्लस आपका जो इंटरव्यू में है तो भी काफ़ी क्वेश्चन आपका रेज होते हैं। तो इस थ्योरी को मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप लेके गया हूँ, तो काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी। Scalability means that an application system can handle great load by adapting. Scalability means होता है आपकी कोई एप्लीकेशन है, उसमें जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वो अपने आप को स्केबल करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, आपका सिस्टम अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा, उसे कहते हैं स्केबिलिटी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जॉब बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने आप को अडॉप्ट करता जाएगा अपने इसके अपना अपने जो उसमें रैम है, जो आप उसमें आपका CPU है वो इंक्रीज करता जाएगा, या आप सेम मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च करता जाएगा। तो 2 टाइप्स की होती है बेसिकली स्केबिलिटी, हम लोग आगे समझेंगे। There are 2 kind of scalability, vertical scalability and horizontal scalability। तो देखिए वर्टिकल स्केबिलिटी मीन्स क्या होता है। वर्टिकल स्केबिलिटी मीन्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द इंस्टेंस, मतलब साइज इंक्रीज कर देंगे। T2 माइक्रो से अगर लोड नहीं ले पा रहा तो T2 लार्ज बन जाएगा, T2 लार्ज से वो फिर X लार्ज बन जाएगा, फिर आप तो मीन्स उसका इंस्टेंस का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा वर्टिकल स्केबिलिटी में, कि जो T2 माइक्रो से T2 लार्ज हो जाएगा, T2 लार्ज से आपका X लार्ज हो जाएगा, तो इंस्टेंस का जो साइज है उसको बढ़ाता है वर्टिकल स्केबिलिटी मीन्स। फॉर एग्जाम्पल योर एप्लीकेशन रन ऑन द T2 माइक्रो, स्केलिंग दैट एप्लीकेशन इन वर्टिकल मीन्स रनिंग T2 लार्ज इंस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया T2 माइक्रो से T2 लार्ज में कर लेगा, तो T2 माइक्रो में रैम कम होती है, प्रोसेसर कम होता है, T2 लार्ज में रैम ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग ज्यादा होता है, तो ये वर्टिकल स्केबिलिटी कहलाता है। वर्टिकल स्केबिलिटी इज वेरी कॉमन फॉर डेटाबेस। ये डेटाबेस के जहाँ केस है वहां पे काम होता है कि डेटाबेस आपका लोड क्वेरी को नहीं संभाल पा रहा, क्वेरी ज्यादा एग्जीक्यूट हो रही है, रीड राइट ज्यादा हो रही है, तो वहां पे आपको लगता है डेटाबेस को इनहेंस करने की जरूरत है, तो वहां पे वर्टिकल स्केबिलिटी करते हैं आप लोग RDS में, इलास्टिक में, तो यहाँ पे आप वर्टिकल स्केबिलिटी करते हैं। These usually a limit to how much you can vertical scale हार्डवेयर लिमिट, लेकिन में एक लिमिट होती है कि आप कितना ज्यादा लिमिट स्केल कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कितना ज्यादा उसमें रैम या प्रोसेसर वाला आप CPU आप कंप्यूटर ऑप्टिमाइज सीरीज का कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, या मेमोरी ऑप्टिमाइज का, मतलब उसमें एक लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा रैम नहीं बढ़ा सकते, ज्यादा हार्डवेयर CPU नहीं बढ़ा सकते, तो उसमें एक लिमिट होती है हार्डवेयर लिमिट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी की, तो वो पूरा लेक्चर इसी पे बेस है हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी का। तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी मींस इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस सर्वर ऑफ योर एप्लीकेशन, मींस आप उतने ही नंबर ऑफ सर्वर बढ़ाते जाएंगे। सपोज करिए आपका एक सर्वर चल रहा था T2 लार्ज पे, आपका वेब सर्वर चल रहा था, आपने सेल निकाल दी, जैसे अमेजोन ने सेल निकाल दी है, तो अमेजोन को पता है जब वो सेल निकाल रहा है तो जो 5-7 दिन के लिए उसके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो अमेजोन क्या करता है, जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा वो उसी T2 लार्ज के ही मल्टीपल सर्वर जनरेट करता चला जाएगा। जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा, अगर 2 सर्वर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो 3 सर्वर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, 3 सर्वर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो 4 T2 लार्ज ऑटोमेटिक सर्वर बनते चले जाएंगे, और लोड उन चारों सर्वर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी। और जैसे ही लोड कम होगा तो वो सर्वर ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केबिलिटी। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मींस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपका ट्रैफिक आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अगर 4 EC2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर 2 चल रहे हैं तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका लोड। दिस इज वेरी कॉमन फॉर वेब एप्लीकेशन एंड मॉडर्न एप्लीकेशन। आजकल की जो एप्लीकेशन चलती है, वेब एप्लीकेशन, जो मॉडर्न एप्लीकेशन चलती है, वो सारा इसी पे बेस्ड है आपका। तो इट इज इजी टू हॉरिजॉन्टल स्केल, और ये बहुत इजी होता है स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल करना बहुत ही इजी है AWS में। हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं कि स्केबिलिटी तो हम लोग ने समझ ली, अवेलेबिलिटी क्या होता है। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स रनिंग योर एप्लीकेशन सिस्टम इन एटलीस्ट 2 डेटा सेंटर। ये अवेलेबिलिटी जोन मीन्स ये है कि किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में या किसी एक रीजन में कोई क्राइसिस आ जाता है, उसका कोई डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है, और आपने सिर्फ अपना सर्वर सिर्फ उसी अवेलेबिलिटी जोन में बनाया होता है, सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में सेटअप किया होता है, और उसी अवेलेबिलिटी जोन में कोई क्राइसिस आ जाएगा तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, और तो यूजर को डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो
AWS ये रिकमेंड करता है कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो हाईली अवेलेबिलिटी करिए। आप मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन में उसको बना के रखिए। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई इशू आता है तो आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। हाई अवेलेबिलिटी वर्क विद यूजली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और हाई अवेलेबिलिटी जोन में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के साथ काम करता है हाई अवेलेबिलिटी। The goal of high availability is to survive the data center loss। जो मैंने अभी बताया कि डेटा सेंटर लॉस हो जाए तब भी आपका इशू ना आए, आपको यूजर को इशू ना आए, तो उस कंडीशन ये होता है। नोट, वर्टिकल स्केलिंग इंक्रीज द साइज, स्केल अप स्केल डाउन, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंक्रीज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, स्केल आउट स्केल इन। इन दो वर्डों को आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उसमें स्केल अप और स्केल आउट, स्केल अप या स्केल डाउन मेंशन होगा, या स्केल आउट या स्केल इन। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग नहीं मेंशन होगा। तो आपको समझना है जहाँ पे स्केल अप की बात कर रहे हैं वहाँ पे सर्वर की साइजेस को बढ़ाया जा रहा है, जहाँ स्केल डाउन को मेंशन किया जा रहा है वहाँ सर्वर के साइज को घटाया जा रहा है, मतलब T2 लार्ज से T2 माइक्रो किया जा रहा है। लेकिन जहाँ स्केल आउट की बात किया जा रहा है वहाँ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ाए जा रहे हैं, सेम सर्वर के कई मल्टीपल कॉपी बनाई जा रही है इससे। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैंने इसको बड़ा बोल्ड करके हाईलाइट किया है। इस एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे आपको स्केल अप, स्केल डाउन या स्केल आउट, स्केल इन किया जाता है, और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन निकल आते हैं। हाई अवेलेबिलिटी रन इंस्टेंस फॉर द सेम एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। हाई अवेलेबिलिटी मींस क्या होता है, आप सेम एप्लीकेशन को दो अवेलेबिलिटी जोन में रन कराएंगे सेम एप्लीकेशन। वही होता है कि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो दूसरी अवेलेबिलिटी से वो सेम एप्लीकेशन एक्सेस होती रहे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, और लोड बैलेंसर के साथ हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं और लोड बैलेंसर के साथ इनको मर्ज कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग को लोड बैलेंसर समझना है, तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी इस लेक्चर के बाद हम लोग कंसर्न करेंगे, देखेंगे। लोड बैलेंसर आर द सर्वर दैट फॉरवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर। लोड बैलेंसर क्या होता है कि एक सर्वर जो ट्रैफिक आएगा वो सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास जाएगा, और लोड बैलेंसर उसके पीछे जो इंस्टेंसेस रन होंगे, आपके पास 4 सर्वर रन कर रहे हैं उसके पीछे, तो चारों सर्वर पे वो लोड फॉरवर्ड कर देगा, तो लोड को बैलेंस कर देगा। जहां लोड एक सर्वर के पास 100% जा रहा था, अब वो लोड 25% चारों सर्वर के पास जा रहा है, 25% पहले सर्वर के पास, ऐसे दूसरे तीसरे फोर्थ। तो ये लोड बैलेंसर आपका लोड को बैलेंस कर सकता है। और दूसरा, अगर इन चारों में से कोई सर्वर डाउन हुआ तो लोड को वो 3 सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह अगर कोई फॉल्ट भी आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, तो यूजर को कोई पता नहीं चलेगा कि किस सर्वर से मेरा डेटा एक्सेस होकर आ रहा, बैकग्राउंड में कितने सर्वर चल रहे हैं। कोई सर्वर डाउन हो गया तो भी आपको इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। ये लोड बैलेंसर का काम है। लोड बैलेंसर हैव देयर ओन DNS नेम, यू आर नेवर गिवन एन IP। लोड बैलेंसर के पास खुद का DNS नेम होता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे, और आप उसको IP नहीं दे सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, लोड बैलेंसर हमेशा DNS नेम के थ्रू एक्सेस होता है। इट इज not much that every instance is having public IP. Load balancer connect EC2 instances, but this does not mean that every incoming outgoing traffic goes received by a load balancer. Example ping SMB। मैं समझिए यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि जो लोड बैलेंसर है उसके पीछे जो आपके 4 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं उन चारों इंस्टेंसेस में पब्लिक IP ही हो। नहीं, पब्लिक IP किसी में भी नहीं होगा तब भी लोड बैलेंसर काम करेगा। वो प्राइवेट IP के थ्रू चारों से कम्युनिकेट करेगा। पब्लिक IP इंस्टेंस में आप तब देखते हैं जब आपको इंस्टेंस को मैनेज करना होता है। आपको इंस्टेंस में कोई अपडेट चलाना है, कोई आपको मॉडिफिकेशन चलाना है, कोई आपको पैचेस रन करने हैं, उनको एक्सेस करना है आपको प्रीमाइसेस से, तो आप पब्लिक IP एक्सेस उनमें असाइन करते हैं। अगर आप पब्लिक IP असाइन नहीं कर रहे हैं तब भी लोड बैलेंसर के थ्रू आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होगी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP। Plus, load balancer connect EC2 instances, but it does not mean that every incoming outgoing traffic received via load balancer। आप सपोज करिए लोड बैलेंसर आपको ने HTTP प्रोटोकॉल पे लगाया है, तो HTTP प्रोटोकॉल के जो ट्रैफिक आएंगे वो लोड बैलेंसर से जाएंगे। लेकिन अगर आपने SMB करना चाहते हैं और पिंग करना चाहते हैं अपने EC2 इंस्टेंसेस को, वो लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं एक्सेस होंगे, उनको लोड बैलेंसर बाईपास कर देगा। मीन्स अगर आप अपने EC2 बैक जो लोड बैलेंसर के पीछे EC2 इंस्टेंसेस हैं उन इंस्टेंसेस को पिंग करना चाहते हैं या उनमें SMB करना चाहते हैं, तो वो ट्रैफिक जो होगा वो लोड बैलेंसर से नहीं होगा, वो लोड बैलेंसर उसको बाईपास कर देगा। लोड बैलेंसर सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है, तो वो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल को ही एक्सेस करेगा, उन पे ही वर्क करेगा। उसकी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो पहले एक्सेस करेगा, उनको रीड करेगा, उसके बाद उनको वो फॉरवर्ड करेगा
EC2 इंस्टेंसेस में। You can create more than one ENI on EC2 but load balancer send traffic on primary ENI। ये ENI का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ENI कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डाउट है तो मेरे आज से पहले वाले लेक्चर को देखिए। तो आप एक EC2 इंस्टेंस में एक से ज्यादा ENI इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा इंटरफेस अटैच कर दिए तो लोड बैलेंसर कौन से ENI पे वर्क करेगा, प्राइमरी में जो आपका प्राइमरी ENI होगा उस पर वो वर्क करेगा, उसको वो सपोर्ट करेगा। In case EC2 instance has multiple IP address on Ethernet 0 primary ENI, ELB will route the traffic to its primary address। मैंने आपको ये भी बताया कि एक ENI पे कोई एक ही ENI लगा है, लेकिन उस पर एक से ज्यादा आप IP डाल सकते हैं। एक प्राइमरी IP होगा, बाकी सारे आप सेकेंडरी IP होंगे। तो आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि एक आपने EC2 एक प्राइमरी ENI अटैच है, इसका नाम है ETH0 Ethernet 0। उसमें एक प्राइमरी आईपी है और दो सेकेंडरी आईपी है। तो वो किस आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, लोड बैलेंसर प्राइमरी आईपी के थ्रू करेगा। तो प्राइमरी ENI में प्राइमरी आईपी के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। तो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में, इसलिए मैंने अलग से डिस्क्राइब किया इस पॉइंट को। यू कैन ओनली कनेक्ट वन सबनेट इन ए अवेलेबिलिटी जोन इन ELB। If you try to select another one in the same availability zone, you can replace the former one। Means अगर एक availability zone में से आप सिर्फ एक ही सबनेट सेलेक्ट कर सकते हैं लोड बैलेंसर के लिए। अगर आपने एक availability zone में एक से ज्यादा सबनेट बना रखे हैं और आप कोई दूसरा सबनेट कनेक्ट करते हैं तो पहला वाला हट जाएगा। मतलब एक availability zone में कोई एक सबनेट बना कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप दूसरा करेंगे तो पहला वाला हट जाएगा, दूसरा वाला आपका अटैच हो जाएगा। तो एक ही कर सकते हैं। If you register instances in an availability zone with ELB but do not define a subnet in that availability zone for ELB, this instance will not receive traffic from ELB। Means आप if you register instances in availability zone, आपने availability zone में इंस्टेंस तो बना दिया है, रजिस्टर भी कर रखा है, लेकिन आपने जब लोड बैलेंसर बना रहे हैं और उस लोड बैलेंसर बनाते समय आपने अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट नहीं किया या बाद में अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट नहीं किया, तो उस अवेलेबिलिटी जोन में जो भी इंस्टेंसेस पड़े हैं, लिनक्स मशीनें पड़ी हैं, लिनक्स सर्वर पड़े हैं, विंडोज सर्वर पड़े हैं, 2 3 4 जितने भी, वो उनमें ELB डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले ELB बनाते समय अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करना पड़ता है। उस अवेलेबिलिटी जोन के बाद ही आप EC2 इंस्टेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने ELB बनाया और आपने अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट नहीं किया तो आप EC2 इंस्टेंस भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड ELB always can be accessed through DNS not IP। मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया कि ELB हमेशा DNS से एक्सेस होता है, IP से एक्सेस नहीं होता है। You need one public subnet in each availability zone where the internet facing ELB will be defined such that ELB will be able to route internet traffic। तो ये पब्लिक सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, ये मैं आपको जब VPC कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट क्या होता है। लेकिन अब ये अभी ये अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आप जब EC2 ELB सेटअप करने जाते हैं, वो भी इंटरनेट फेसिंग वाला EC2। एक दो तरह के EC2 सेटअप होते हैं, इंटरनेट फेसिंग जो पब्लिक का जो पब्लिक इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा उसको मैनेज करेगा, एक होता है इंटरनेट इंटरनल ELB। इंटरनल ELB में जो इंटरनल EC2 इंस्टेंसेस है उनका ट्रैफिक को मैनेज करता है वो। तो अगर इंटरनेट फेसिंग ELB आप बनाने जा रहे हैं तो वो हमेशा पब्लिक सबनेट में ही बनेगा। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज होता है। इंटरनेट फेसिंग ELB हमेशा पब्लिक सबनेट के अवेलेबिलिटी जोन में ही बनेगा। Ensure that the subnet defined for load balancer is at least /27 CIDR classless interdomain routing। CIDR stands for classless interdomain routing inside and have at least 8 available IP in ELB node। You cannot use /8 CIDR। मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप ELB बना रहे हैं किसी अवेलेबिलिटी जोन में और उसमें सबनेट आपका /28 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर /8 CIDR लेंगे तो उसमें IP कितने मिलते हैं, हम लोग को मिलते 7 IP, लेकिन हम लोग अवेलेबिलिटी जोन के लिए एटलीस्ट 8 IP अवेलेबल होने चाहिए, 8 IP होने चाहिए, और /28 CIDR में 7 IP अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग जब भी लोड बैलेंसर बनाएंगे तो कम से कम उसमें सबनेट में /27 CIDR होने ही चाहिए।
ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। Before you delete the ELB, it recommended that you point the route to somewhere else other than ELB. Means अगर आप अपने ELB को डिलीट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले AWS ये रिकमेंड करता है कि जो भी ट्रैफिक आता था आपका ELB पे आ रहा था, आप ट्रैफिक आपने ELB डिलीट कर दी तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? तो आप उस ट्रैफिक को किसी कहीं पे मूव करिए, किसी EC2 इंस्टेंस में मूव करिए या कुछ आप मैनेज करिए, कुछ भी मैनेज करिए। तो आप उस ट्रैफिक को पहले आप मैनेज कर लीजिए, तब आप ELB को डिलीट करिएगा। नहीं तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपका एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। डिलीटिंग द ELB डज नॉट इफेक्ट और डिलीट द EC2 इंस्टेंस विद इट। मतलब आपने ELB डिलीट कर दिया, इससे आपके ELB के पीछे जो इंस्टेंसेस रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 4 इंस्टेंसेस रनिंग कर रहे हैं, वो इंस्टेंसेस डिलीट नहीं होंगे, वो वैसे ही रन करते रहेंगे। अगर आपको ELB डिलीट करनी है तो कर दीजिए, अगर आपको EC2 इंस्टेंस भी डिलीट करने हैं तो उनको मैन्युअली जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ELB डिलीट कर दिया तो इंस्टेंस भी डिलीट हो जाएंगे, सर्वर भी डिलीट हो जाएंगे जो उनके पीछे रन कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट AWS लोड बैलेंसर LB लोड बैलेंसर यूज पिंग HTTP पोर्ट 80 फॉर हेल्थ चेक। लोड बैलेंसर क्या करता है कि मैंने बताया कि जो इसके पीछे EC2 इंस्टेंस होते हैं उनका हेल्थ चेक करता रहता है, कोई सर्वर डाउन तो नहीं है। अगर वो डाउन हो गया, मान लो 4 सर्वर है, कोई एक सर्वर डाउन हो गया तो ट्रैफिक को 3 सर्वर में भेजेगा, फिर कोई सर्वर डाउन हो गया तो 2 सर्वर बचे तो ट्रैफिक को सिर्फ 2 सर्वर के पास भेजेगा। आपने फिर से कोई एक सर्वर अटैच कर दिया वर्किंग कंडीशन के, अब 3 सर्वर हो गए हैं तो ट्रैफिक 3 सर्वर फिर से 3 सर्वर भेजने लगेगा। तो वो इन सर्वर की हेल्थ चेक करता है हर 5 सेकेंड में। तो ये विद द हेल्प ऑफ HTTP पोर्ट नंबर 80 की थ्रू वो चेक करता है, HTTP पोर्ट 80 के थ्रू चेक करता है। डिफॉल्ट हेल्थ चेक करने के लिए पोर्ट नंबर 80 का यूज करता है। By default, the ELB distribute traffic evenly between the registered availability zone without consideration the number of registered EC2 instance in availability zone. Means आपने 2 availability zone अपने ELB में अटैच कर रखे हैं। एक आपने लोड बैलेंसर बनाया, उसमें 2 availability zone बना रखे हैं, availability zone 1A और availability zone 1B 2 अटैच कर रखे हैं। अब availability zone 1A में 4 इंस्टेंसेस लॉन्च हैं और availability zone 1B में 1 इंस्टेंसेस लॉन्च है। तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि सब में बराबर सब EC2 इंस्टेंस में बराबर ट्रैफिक फ्लो करेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने अवेलेबिलिटी जोन में भेज देगा, 50% अवेलेबिलिटी जोन 1A में भेज देगा, 50% ट्रैफिक अवेलेबिलिटी जोन 1B में भेज देगा। इससे ड्रॉबैक क्या होगा, अवेलेबिलिटी जोन 1A में तो 4 इंस्टेंसेस है तो उसको 50% का भी 4 डिवाइड कर दिए जाएंगे, 4 इंस्टेंसेस में डिवाइड हो जाएंगे वो लोड। लेकिन अवेलेबिलिटी जोन जो 1B है उसमें सिर्फ एक ही इंस्टेंस है तो पूरा लोड वो अकेले इंस्टेंस पे चला जाएगा। तो ये इस प्रॉब्लम को शूट आउट करने के लिए क्रॉस जोन आपका एक ऑप्शन होता है, उसे इनेबल करना पड़ता है। वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे क्रॉस जोन क्या होता है। तो अभी आप समझ गए कि जो अवेलेबिलिटी जोन है वो सिर्फ अवेलेबल जो लोड बैलेंसर है वो सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन तक डेटा को इक्वली ट्रांसफर करता है। उसके अंदर कितने इंस्टेंसेस है उसको उस पर डिपेंड नहीं होता है। अगर आप क्रॉस जोन एक्टिवेट कर देंगे तब वो इंस्टेंस के बेस पे आपको डेटा ट्रांसफर करेगा कि हर अवेलेबिलिटी जोन में कितने इंस्टेंस है उसके बेस पे डेटा ट्रांसफर करेगा। लोड बैलेंसर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल बाय डिफॉल्ट, जो मैंने अभी बताया कि क्रॉस जोन इनेबल करना पड़ता है तो उसके बिहाफ में आपके हर अवेलेबिलिटी जोन में हर EC2 इंस्टेंसेस में वो डेटा का ट्रैफिक फ्लो करता है तो वो डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको इनेबल करना पड़ता है आपको। The ELB will distribute traffic evenly between the registered EC2 instance। उसके बाद में जो भी जितने भी registered EC2 instance हैं लोड बैलेंसर में सब में वो इवनली डेटा को ट्रांसफर करता है। ELB name must be unique within the AWS account। जो नेम ELB का दोगे वो यूनिक होना चाहिए। टारगेट ग्रुप कैन बी एसोसिएट विद ऑटो स्केलिंग ग्रुप। टारगेट ग्रुप जो बनाते हैं, टारगेट ग्रुप इसमें जब लोड बैलेंसर बनाते हैं तो आप टारगेट ग्रुप भी बनाते हैं। टारगेट ग्रुप के अंदर ही आप EC2 इंस्टेंस को अटैच करते हैं। तो टारगेट ग्रुप जो होता है वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से एसोसिएट होता है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है कि जब जितने भी इंस्टेंस की नीड होती है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो EC2 इंस्टेंस वो बढ़ा देगा, जनरेट कर देगा। ट्रैफिक कम होगा तो EC2 इंस्टेंस वो कम कर देगा। तो टारगेट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करता है, लेकिन टारगेट ग्रुप हमेशा एसोसिएट करता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप से। Where load will increase, auto scaling will create more instances or create new instances in place of faulty EC2।
जो मैंने बताया कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो उसकी जगह वो और इंस्टेंसेस को जनरेट करने लगेगा, या कोई इंस्टेंस फॉल्टी हो गया उस फॉल्टी इंस्टेंस की जगह वो नया EC2 इंस्टेंस बना देगा। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का टास्क है, ये हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग इस ऑटो स्केलिंग में ही अपना फोकस करेंगे। Target group can be contain up to 200 target, maximum 200 EC2 इंस्टेंस इन सिंगल ग्रुप। मतलब एक सिंगल ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर हम 200 इंस्टेंसेस तक बना सकते हैं मैक्सिमम। 4 इंपॉर्टेंट थिंग ऑन लोड बैलेंसर। क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती है? एक होता है लिसनर लोड बैलेंसर में एक लिसनर होता है। लिसनर का काम क्या होता है? जो भी ट्रैफिक आ रहा है, चाहे वो पिंग का आ रहा हो, चाहे SMB का आ रहा हो, चाहे HTTP का आ रहा हो, चाहे HTTPS का आ रहा हो, चाहे आपका RDP का आ रहा हो, चाहे SMTP पोर्ट नंबर का आ रहा हो, चाहे FTP का आ रहा हो, सारे को जो भी ट्रैफिक आएगा उनको लिसन करेगा। लेकिन आपको किस में वर्क करेगा? लिसन सारे ट्रैफिक को करेगा, लेकिन वर्क किस ट्रैफिक में करेगा? जो 80 पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आ रही है या 443 पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जो रिक्वेस्ट आ रही है, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जो रिक्वेस्ट आ रही है, उन रिक्वेस्ट में वो वर्क करेगा। दूसरा होता है टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप डिफाइन होता है, टारगेट ग्रुप जो आपके होते हैं ग्रुप ऑफ EC2 इन विच लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप। जो टारगेट ग्रुप होता है उनमें EC2 इंस्टेंस अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लो 2 टारगेट ग्रुप हैं, 2 अवेलेबिलिटी जोन आपने ले रखे हैं, 2 टारगेट ग्रुप बना रखे हैं, एक टारगेट ग्रुप 1 एक 2, तो उनमें ही वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस होता है टारगेट। EC2 इंस्टेंस को टारगेट कहते हैं, तो वो EC2 इंस्टेंस को टारगेट कहते हैं, तो उनमें वो आपको रिप्लाई फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करेंगे। और फिर होता है टारगेट बेस। टारगेट, इसमें जो टारगेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो IP बेस सेलेक्ट कर सकते हैं, IP मतलब EC2 इंस्टेंस की IP ले सकते हैं, या तो इंस्टेंस बेस ले सकते हैं, EC2 इंस्टेंस बेस ले सकते हैं, या आप लैम्डा फंक्शन बेस ले सकते हैं। लैम्डा फंक्शन एक सर्वरलेस होता है, सर्वरलेस फीचर है, एक सर्विस है आपकी AWS की, इसको हम लोग आगे देखेंगे लैम्डा क्या होता है। तो इन 3 बेस में आप टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि आप EC2 की IP के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, EC2 के बेस में डिफाइन कर सकते हैं, या लैम्डा के बेस में डिफाइन कर सकते हैं। नोट, टारगेट बेस IP है मस्ट हैविंग प्राइवेट IP नॉट पब्लिक IP। जब आप IP बेस डिफाइन करेंगे तो वो EC2 का हमेशा प्राइवेट IP ही लेगा, पब्लिक IP नहीं लेगा। एंड सपोर्ट बोथ IP v4, IP v6 और डुअल स्टैक। और ये जो टारगेट बिट अगर आप IP सेलेक्ट करेंगे तो IP v4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, IP v6 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या डुअल स्टैक मतलब दोनों IP v4 और IP v6 दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं। डुअल स्टैक मींस IP v4 एंड IP v6। नोट, अब जो मैं बताया लोड बैलेंसर हेल्थ चेक करता रहता है EC2 इंस्टेंस की। मैंने आपको बताया था कि जो लोड बैलेंसर है वो अपने EC2 इंस्टेंस की हेल्थ चेक करता है कि कोई इंस्टेंस रेडी है या वो डेड हो गया है। तो उसमें टाइमिंग चलती है। पहला होता है हेल्थ चेक रिस्पॉन्स टाइम। जब हर लोड बैलेंसर अपने EC2 इंस्टेंस को एक पैकेट भेजेगा HTTP वाला, और उसको रिस्पॉन्स 5 सेकंड के अंदर करना होता है हर EC2 इंस्टेंस को। अगर वो इंस्टेंस नहीं करता है, अगर वो कर देता है 5 सेकंड के अंदर, तो वो इंस्टेंस को एक्टिव मांगता है कि रेडी है, विदाउट फॉल्टी है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो 5 सेकंड के अंदर नहीं करता है तो समझ जाता है इसमें कोई इशू आ गया है, ये इंस्टेंस सही से वर्किंग नहीं है। तो डिफॉल्ट टाइम 5 सेकंड होता है, और इसको आप 2 से 60 सेकंड तक भी कर सकते हैं। हेल्थ चेक इंटरवल डिफॉल्ट हर 30 सेकंड में वो पैकेट भेजता है, हर 30 सेकंड में वो पैकेट भेजता है HTTP का हर EC2 इंस्टेंस को, जो भी रजिस्टर EC2 इंस्टेंस होते हैं, और चेक करने के लिए उनका हेल्थ चेक। तो इसको टाइम पीरियड को 5 to 300 सेकंड भी कर सकते हैं। अनहेल्थी थ्रेशोल्ड अटेम्प्ट, अगर 2 बार किसी ने लोड बैलेंसर ने पैकेट भेजा और लगातार 2 बार 5 सेकंड तक वेट किया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको अनहेल्थी शो कर देता है, उस इंस्टेंस को अनहेल्थी शो कर देता है। और इसको आप 2 से 10 भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। तो इससे आपको यूजर को बहुत ज़्यादा वो भी होगा कि कोई इंस्टेंस डाउन हो गया और फिर यूजर को ट्रैफिक आएगा तो उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, इससे ये भी एक इशू होता है। हेल्थी थ्रेशोल्ड अटेम्प्ट मींस बाय डिफॉल्ट 10 होता है। अगर कोई इंस्टेंस फिर से हेल्थी हो गया या कोई नया EC2 इंस्टेंस आ गया उसके बिहाफ में, और उसको वो पिंग करेगा HTTP के थ्रू हर 30 सेकंड में, और अगर उसने 10 बार उस EC2 इंस्टेंस ने 10 बार उसको रिस्पॉन्स कर दिया लगातार, तो समझ जाएगा वो EC2 इंस्टेंस अब रेडी हो गया, हेल्थी हो गया, तो उस पर वो डेटा ट्रांसफर करने लगेगा। तो ये पॉइंट इंटरव्यू में आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ये सारे तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए हैं। लोड बैलेंसर तो देखिए,
तो लोड बैलेंसर में क्या होता है, ये लोड बैलेंसर मेरा लगा हुआ है, EC2 इंस्टेंस लगे हुए हैं। तो देखो यूजर 1 का जा रहा है, सबसे पहले सारे रिक्वेस्ट EC2 इंस्टेंस में ही जाते हैं। सारे जो यूजर का वो है ट्रैफिक है लोड बैलेंसर पे जाते हैं, और लोड बैलेंसर इनमें आपस में कम्युनिकेट करता रहता है, इनके थ्रू रिक्वेस्ट इन पे फॉरवर्ड करता रहता है। तो इनके बीच में प्राइवेट IP के कम्युनिकेशन होता है, उसके पास अपना DNS होता है, पब्लिक DNS। तो ट्रैफिक इस पब्लिक DNS में आता है और ये प्राइवेट IP से कम्युनिकेट करता रहता है। तो ये पैकेट इसको देते हैं और इसके बाद ये उसको इसके पास फॉरवर्ड करता है। तो ये हाइड हो जाते हैं नेटवर्क में, और फ्रंट एंड में ये रहता है हमारा लोड बैलेंसर। यूज ऑफ लोड बैलेंसर, अब देखिए यूज क्या है। पहला स्पेयर्ड लोड अक्रॉस मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इंस्टेंस है, मतलब जो लोड है वो मल्टीपल डाउनस्ट्रीम पे फॉरवर्ड कर देगा, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे। एक्सप्लोर ए सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस अगर आपको मान लीजिए सपोज इन सबको एक्सेस करना होता है तो इन सबकी पब्लिक IP एक्सेस करनी होती है आपको। तो आपके पास सपोज यहाँ पे 10 इंस्टेंस है तो 10 पब्लिक IP एक्सेस करनी पड़ती है। अभी आपको क्या सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस है, इसको एक्सेस करिए, ये सबको एक्सेस करा देगा आपका डेटा। सीमलेसली हैंडल फेलियर और डाउन स्ट्रीम इंस्टेंसेस। तो अगर कोई EC2 इंस्टेंस डाउन हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप डेटा को उसमें ट्रैफिक को इंस्टेंस में नहीं भेजेगा। जब उसके बिहाफ में कोई नेट आ जाएगा तो EC2 इंस्टेंस रेडी हो गया तो उसके बिहाफ उसको भेजेगा। अदरवाइज जो EC2 इंस्टेंस बचे हैं सिर्फ उन्हीं पे ट्रैफिक भेजेगा। डू रेगुलर हेल्थ चेक ऑफ योर इंस्टेंस, रेगुलर हेल्थ चेक करता रहेगा कि जो EC2 इंस्टेंस है वो रेडी है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। प्रोवाइड SSL टर्मिनेशन HTTPS ऑफ योर वेबसाइट, आपके HTTPS की जो आप अगर आप HTTPS सिक्योर वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट सिर्फ लोड बैलेंसर पे अप्लाई करिए, सभी EC2 इंस्टेंस पे मत अप्लाई करिए, और वो ट्रैफिक को HTTPS के थ्रू एक्सेस करेगा। जो भी HTTPS रिक्वेस्ट आएगी उसके पास आएगी, और ये यहाँ पे HTTP के थ्रू भेजेगा, मतलब 443 की रिक्वेस्ट जो आएगी इसके पास आएगी, लोड बैलेंसर के पास आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टोर कर रखा है, और इसके पास जो EC2 इंस्टेंस से कम्युनिकेट करेगा वो 80 के थ्रू करेगा। तो इससे आपका मल्टीपल आपको SSL इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, हर इंस्टेंसेस में सिर्फ एक SSL की इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। सेपरेट पब्लिक ट्रैफिक फ्रॉम प्राइवेट ट्रैफिक, उसमें पब्लिक ट्रैफिक को अलग सेपरेट कर देगा और प्राइवेट ट्रैफिक को यहाँ के बीच में प्राइवेट कम्युनिकेशन होगा अलग सेपरेट कर देगा। हाई अवेलेबिलिटी अक्रॉस जोन, अब जितने भी जोन होंगे उनमें हाई अवेलेबिलिटी होंगी, हर जोन में डेटा ट्रांसफर करेगा ये। लोड बैलेंसर रीजन स्पेसिफिक, ये रीजन स्पेसिफिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। An ELB EC2 load balancer is managed load balancer। ELB को EC2 load balancer भी कहते हैं या managed load balancer भी कहते हैं। AWS guarantee that it will be working, AWS गारंटी देता है कि ये बहुत अच्छे से वर्किंग करेगा, आपका जो लोड बैलेंसर है आप यूज करेंगे। AWS टेक केयर ऑफ अपडेट एंड मेंटेनेंस, और उस लोड बैलेंसर का अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस AWS परफॉर्म करता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। AWS प्रोवाइड ओनली फ्यू कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, और बहुत ही 2-3 स्टेप या 3-4 स्टेप में ही आप अपना लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी होता है। इट कॉस्ट लेस टू सेटअप लोड बैलेंसर, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इंटीग्रेटेड विथ मैनी AWS सर्विस, और ये कई AWS सर्विस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं आप लोग। हेल्थ चेक की बात करते हैं। हेल्थ चेक क्रूशियल फॉर लोड बैलेंसर, हेल्थ चेक बहुत ही क्रूशियल होता है लोड बैलेंसर के लिए, क्योंकि इसी के बिहाफ में वो चेक कर पाता है कि जो EC2 इंस्टेंस हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या डेड हो गए हैं। दे इनेबल टू लोड बैलेंसर टू नो इफ इंस्टेंस इज फॉरवर्ड ट्रैफिक टू आर अवेलेबल और रिप्लाई टू रिक्वेस्ट, जो मैं बताया इसी के थ्रू वो चेक करता है कि जो ट्रैफिक है उनमें फॉरवर्ड किया जाए EC2 इंस्टेंस में, वो रिप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हेल्थ चेक इज डन ऑन द पोर्ट, हेल्थ इज कॉमन, और हेल्थ जो होता है मैंने बताया हेल्थ चेक पोर्ट पे होता है, पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट भेजता है हेल्थ चेक, तो आप पोर्ट 80 डिफॉल्ट होता है, इसको HTTPS भी कर सकते हैं, 443 पे भी ट्रैफिक भेज सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है। और हेल्थ चेक सभी के लिए कॉमन होगा, जितने भी टारगेट ग्रुप होंगे सबके लिए एक हेल्थ चेक कॉमन होता है, एक टारगेट ग्रुप में हेल्थ चेक कॉमन होता है। इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट 200 ओके देन इंस्टेंस इज अनहेल्दी, अगर इंस्टेंस का रिप्लाई 200 नहीं आता है, अगर किसी EC2 इंस्टेंस के रिप्लाई 200 आ जाता है मतलब वो हेल्थी है, अगर रिस्पॉन्स 200 ओके नहीं आता है तो मीन्स वो इंस्टेंस अनहेल्दी डिफाइन कर देते हैं। इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि 200 रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है। लोड बैलेंसर इधर 503 मीन
एट कैपेसिटी और नो रजिस्टर्ड टारगेट। अगर लोड बैलेंसर 503 एरर दे तो मीन्स कोई रजिस्टर्ड टारगेट अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लोड बैलेंसर के साथ कोई भी टारगेट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, या कैपेसिटी इन उसको आपकी कैपेसिटी को के ऊपर का लोड आ गया है तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। इफ द लोड बैलेंसर कैन नॉट कनेक्ट द एप्लीकेशन चेक योर सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपका लोड बैलेंसर एप्लीकेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आपको सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करना है। मॉनिटरिंग की बात करें, ELB एक्सेस लॉग विल लॉग ऑल एक्सेस रिक्वेस्ट, मतलब आप लॉग को देख सकते हैं ELB के कि कौन सा ट्रैफिक आया, उसने किस पे फॉरवर्ड किया, कौन सा ट्रैफिक कहाँ गया, तो ये आप लॉग उसकी जनरेट कर सकते हैं। तो आप उन लॉग को डिबग कर सकते हैं। सो यू कैन डिबग पर रिक्वेस्ट, अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से डिबग कर सकते हैं। क्लाउड वॉच भी आप लगा सकते हैं, क्लाउड वॉच की मैट्रिक्स लगा सकते हैं, विल गिव यू एग्रीगेट स्टैटिक्स, जो आपको बताएगा कितने कनेक्शन आपके स्टेब्लिश हुए, कितने कनेक्शन आपके ड्रॉप हुए, कब कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ। तो क्लाउड वॉच के थ्रू भी आप लॉग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर होते हैं, क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर को हम लोग ओल्ड लोड बैलेंसर भी कहते हैं या वर्जन 1 के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ HTTP, HTTPS और TCP के बेस पे ही काम करता है। एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर हम लोग के न्यू जनरेशन लोड बैलेंसर हैं या इन्हें वर्जन 2 के नाम से भी जानते हैं। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिर्फ HTTP, HTTPS या वेब सॉकेट पे काम करता है, जबकि नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका TCP और TLS और UDP के बेस में काम करता है। TLS और आपका सिक्योर TCP होता है। तो 3 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, तीनों के हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ब्रीफली उनको थ्योरी समझेंगे। It is recommended to use a newer version 2 load balancer as they provide more feature। AWS ये रिकमेंड करता है कि आप नए वर्जन 2 मतलब एप्लीकेशन या नेटवर्क लोड बैलेंसर को यूज करिए, ज्यादा आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सेटअप इंटरनल प्राइवेट और एक्सटर्नल पब्लिक लोड बैलेंसर। मैंने बताया था कि आप 2 तरह के लोड बैलेंसर को सेटअप कर सकते हैं, इंटरनेट फेसिंग या प्राइवेट। तो इंटरनेट फेसिंग के केस में क्या होगा, जो भी इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी उसको मैनेज करेगा, और इंटरनल फेसिंग के लिए मीन्स क्या होगा, जो लैन से रिक्वेस्ट आ रही है, जो आप इंटरनल AWS नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है, इंटरनल AWS नेटवर्क का ट्रैफिक आ रहा है, उसको मैनेज करेगा। लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखिए लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, यूजर हम लोगों को अगर मान लीजिए हमने इसमें लोड बैलेंसर में SSL कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो HTTPS की रिक्वेस्ट सिर्फ लोड बैलेंसर के पास आएगी, और ये EC2 इंस्टेंस से आप HTTPS के बेस में काम करेगा, HTTP के रिक्वेस्ट के बेस में काम करेगा आपका। तो अगर आपके पास यहाँ पे 4 EC2 इंस्टेंस लॉन्च हैं आपके साथ 1 2 3 4, तो आपको 4 बार SSL कॉन्फ़िगर करना पड़ता है चारों इंस्टेंसेस में। अभी आपको एक SSL कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो भी लोड बैलेंसर में। तो इससे आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर टास्क भी कम हो रहा है। अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप देने में इसका बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग जो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करते हैं। तो सपोज करिए हम लोग का ये लोड बैलेंसर जो है ना, ये लोड बैलेंसर का वो होगा आपका सिक्योरिटी ग्रुप होगा। तो लोड बैलेंसर में हम लोग दोनों प्रोटोकॉल को अलाउ करेंगे, HTTP और HTTPS में। जो लोड बैलेंसर में सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे, इस लोड बैलेंसर में जो सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे उसमें दोनों प्रोटोकॉल हम लोग अप्लाई करेंगे, HTTP HTTPS के, क्योंकि दोनों की रिक्वेस्ट आ रही है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, इसका 443 होता है HTTPS का, और ऑल पब्लिक आईपी के लिए अलाउ कर देंगे, कोई भी पब्लिक आईपी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम EC2 की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ HTTP को अलाउ करेंगे, पोर्ट नंबर 80 को, और किसके लिए अलाउ करेंगे, सिर्फ लोड बैलेंसर के लिए अलाउ करेंगे। किसके लिए अलाउ करेंगे, सिर्फ लोड बैलेंसर के, देखिए सिर्फ लोड बैलेंसर के लिए अलाउ करेंगे। तो ये सिर्फ इससे एक्सेस होगा और किसी से एक्सेस नहीं होगा, और ये आप ऑल ओवर वर्ल्ड से एक्सेस कर पाएंगे आप। तो ये देखिए, तो सारा ट्रैफिक इसके पास आएगा और ये सिर्फ इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपने EC2 इंस्टेंस को सिक्योर करने का। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही।